So hello everyone, welcome to the discussion. So in the today's video we are going to see about the chi-square. So सबसे पहले how to identify in the question कि क्वेश्चन हमसे chi-square करवाना चाह रहे हैं, ये कैसे पता करें। तो उसके दो पैरामीटर्स है। सबसे पहले 2/2 टेबल बननी चाहिए उस क्वेश्चन में, और सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो वैल्यू अवेलेबल होती है या तो क्वेश्चन पेपर में या तो ब्लैक बोर्ड पे वो 3.84 हो एट पी वैल्यू 0.05 एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। मतलब अगर ये 3.84 मैजिकल नंबर अगर लिखा हो ब्लैक बोर्ड पे तो इसका मतलब 100% चांसेस है, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन 90 to 95% चांसेस है कि जो एग्जामिनर है वो हमसे chi-square करवाना चाहता है। सो नाउ वी विल गो अहेड विद द स्टेप्स इन द chi-square कि स्टेप्स क्या क्या करने होते हैं chi-square के अंदर। सो स्टेप वन इज टू राइट द स्टडी हाइपोथेसिस एंड द नल हाइपोथेसिस कि क्वेश्चन में से हमें सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और स्टडी हाइपोथेसिस लिखनी होती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी हाइपोथेसिस स्टडी हाइपोथेसिस है और कौन सी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि अगर स्टडी हाइपोथेसिस है तो जो क्वेश्चन हमसे एक्सपेक्ट कराना चाह रहे हैं कि लेट सपोज अगर मैं बीपी मेजरमेंट की बात करो कि अगर एक दवाई का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और क्वेश्चन हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैंने ऐसी दवाई दी है जो कि बीपी कम कर रही है, तो स्टडी हाइपोथेसिस यही बनेगी कि देयर इज अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस आफ्टर गिविंग अ ड्रग। जबकि नल हाइपोथेसिस होती है वो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इट इज टोटली or exactly opposite to the study hypothesis, means there is no statistical significant difference after giving the drug to lower the blood pressure. Now step 2 is to make the contingency table. Contingency table का मतलब क्या है? जो हम 2/2 टेबल देते, जो हम 2/2 टेबल बनाते हैं एग्जाम में, उसी का फैंसी नेम है कंटिजेंसी टेबल। तो यहाँ पे हम दो टेबल बना सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टेबल है वो तो कंपलसरी होती है, जो कि है टेबल ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का मतलब है ऐसी वैल्यूज जो कि क्वेश्चन में दी होती है वो होती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। लेट सपोज ये तो एग्जांपल टेबल है जहां पे अगर डिजीज प्रेजेंट है, डिजीज एब्सेंट है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और रिस्क फैक्टर एब्सेंट है, और लेट सपोज ए, बी और सी, डी वैल्यूज है। ये सारी क्या है? ये जो टेबल है वो हम बनाते हैं फ्रॉम द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, दैट इज द वैल्यूज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ अब इन सारी वैल्यूज से हमें बनाना होता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। मतलब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो कि एक्सपेक्ट करी जाती है। सो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो कि है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल। अगर याद रखना होता है ऐसे याद रख सकते हैं RT/CT बाई GT। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि RT इंटू CT डिवाइडेड बाई GT। ठीक है, और ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकलेगी, ठीक है, चारों चार की, हम समझेंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं एग्जांपल से। या तो ये ऑप्शनल है कि हम उन चार वैल्यूज का जो कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है उसका भी हम टेबल बना सकते हैं जो कि हमें कैलकुलेशन से ऑब्टेन हुई है, लेकिन ये ऑप्शनल है, बना सकते हैं अगर टाइम हो तो। नाउ वी आर मूविंग विद द एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे कि टोबैको है और ओरल कैंसर है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है O1, O2, O3 एंड O4। ये हमेशा यही सीक्वेंस में लिखी जाती है कि O1 है, फिर O2 है, फिर O3 है और फिर O4 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यूज तो रैंडमली लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक है रो टोटल, एक है कॉलम टोटल, एक है ग्रैंड टोटल। रो टोटल मतलब क्या है? जो कि रोज से मिली है। ये जो है, ये जो लाइन है वो रोज है, ठीक है, और ये जो लाइन है वो कॉलम्स है। तो कॉलम्स का टोटल क्या हो रहा है? 20 + 1 110 दैट इज 130, 80 + 90 170, 20 + 80 जो कि 100 हो रहा है, और वैसे ही सारे टोटल्स हमने लिखे हैं। और ग्रैंड टोटल क्या है? जो कि टोटल यहाँ पे इन चारों का जो सम हो रहा है वो क्या है? वो ग्रैंड टोटल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 300 आ रहा है। तो ये जो टेबल बना है कंटिजेंसी टेबल 2/2 टेबल, ये तो किसका बना है? ये हमने लिखा है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें क्वेश्चन से मिला हुआ है। अब आगे क्या है कि अगर मैं इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाऊं तो वो कैसे बनेगा? वो हमें इसकी चार वैल्यूज मिलेगी, दैट इज E1, E2, E3 एंड E4। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है RT इंटू CT डिवाइडेड बाई GT। अलग अगर मैंने E1 की बात की तो E1 में क्या आएगा? RT/C2 डिवाइडेड बाई GT। मतलब इसमें RT क्या है? अगर मैं E1 की बात करूं तो E1 में रो टोटल क्या है? 100। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे 100 लिखा।
ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे O1 के लिए हम RT CT मतलब कॉलम टोटल, उसका मैं अगर 130 गिनूं तो 100 इंटू 130 डिवाइडेड बाई GT क्या है, GT है हमारा 300। वैसे ही हम चारों की चारों एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही हमें ये 4 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, और ये जो चीज है वो ऑप्शनल है, लेकिन ये जो चीज है वो टाइम हो तो बना सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड विद द स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फॉर ऑल द 4 वैल्यूज। एग्जाम्पल की तरह अगर मैं कहूँ, जो प्रीवियस एग्जाम्पल था कि अगर मैं O1 माइनस E1 करूँ, O2 माइनस E2 करूँ, O3 एंड E3 एंड साइमल्टेनियसली फॉर द रेस्ट ऑफ ऑल, तो इसकी हमें वैल्यूज मिलेगी। दैट इज अगर मैं O1 को अगर मैं इस E1 से माइनस करूं तो हमारे पास वैसे ही सारी वैल्यूज के लिए एक एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 4 और वैल्यूज, जिसको हम कहेंगे कैलकुलेटिंग OI माइनस EI, ठीक है। नाउ फॉर द स्टेप 4 वी कैन से दैट कैलकुलेटिंग द काई स्क्वायर, ठीक है। सो हाउ वेयर, ये जो फॉर्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो फॉर्मूला है काई स्क्वायर की टेस्ट का। दैट इज सिग्मा ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूं तो सिग्मा O माइनस E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E। वैसे ही हम सारी सबके बारे में लिखे, दैट इज O1 E1 फिर डिवाइडेड बाई E1। वैसे ही हम सारे फॉर्मूलाज को लिखेंगे और इनका सम अप करके जो वैल्यू आएगी वो हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। So then just put all values and get the answers. If OI minus EI, जो कि ये जो है, ठीक है, ये इसका अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्क्वायर करके वो वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एंड में हो ही जाएगी। मतलब मैं कहना चाह रहा कि काई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायरिंग हुई है यहाँ पे, इसी वजह से ये हमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। नाउ इन द स्टेप 5 वी आर कैलकुलेटिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द काई स्क्वायर। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 ही रहेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2/2 का कंटीजेंसी टेबल बना है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो टोटल रोज -1 एंड टोटल कॉलम -1 होता है फॉर द काई स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं R1 माइनस C1 करूं और R जो है वो भी 2 है, C जो है वो भी 2 है, तो आंसर जो आएगा वो 1 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। नाउ फॉर द स्टेप 6 वी कैन से दैट कंपेयर द काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू विद द काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यूज इन द प्रोबेबिलिटी टेबल। जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि वो रैंडम वैल्यू जो होगी उससे हम कैलकुलेट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, और ये जो टेबुलेटेड वैल्यूज है, जो कि मैं रैंडम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी गिवन होगी एग्जाम्स में, या तो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाएगी या तो वो क्वेश्चन पेपर पे होगी, तो वो वैल्यूज हमेशा लिखी जाती है। नाउ इन द स्टेप 7, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के लास्ट में बताया था बेसिक्स इन बायोस्टेट्स के अंदर, कि इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द प्रोबेबिलिटी टेबल वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू, देन इफ इट इज लेस देन, अब लेस में भी L है और नल हाइपोथेसिस में भी L है, तो इफ इट इज लेस नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। और इन केस अगर एक्स स्क्वायर जो है कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन द काई स्क्वायर वैल्यू फ्रॉम द टेबुलेटेड वैल्यू, देन द स्टडी हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। सो ये इन टोटल 7 स्टेप्स है जो कि काई स्क्वायर में एग्जाम के वक्त हमें फॉलो करने होते हैं। नाउ एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है काई स्क्वायर के लिए, जो कि हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत कम टाइम हो, तो ये फॉर्मूला भी हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मार्क्स हो सकता है कि कम मिले क्योंकि ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो इसमें जैसा कि वही सेम टेबल मैंने बनाया है, डिजीज प्रेजेंट, डिजीज एब्सेंट, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट एंड रिस्क फैक्टर एब्सेंट, और ABCD, और ये जो है वो रो टोटल है, ये जो है वो कॉलम टोटल है, और ये जो है वो ग्रैंड टोटल है जो कि N है, दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D। अब इसका फॉर्मूला याद करना भी बहुत ही आसान है। एक है A इंटू डी, ये बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो या फिर ऑड्स रेशियो जैसा है, जहां पे हम A इंटू डी और B इंटू सी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, AD माइनस BC का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट जो CP रेशियो होता है उसकी तरह ये भी लिखा है ऑड्स रेशियो की तरह। तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, ये जो पूरी चीज होती है दैट इज A प्लस बी सी प्लस डी बी प्लस डी और A प्लस सी, इन सबका क्या करना है, इन सबका हमें मल्टीप्लीकेशन कर देना है नीचे। ये जो 4 वैल्यूज आती है उन सबको नीचे मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर में हमें रख देना है, इनटू मल्टीप्लाई बाय ग्रैंड टोटल जो कि मैंने यहाँ पे N लिखा है, जो कि A प्लस B प्लस C प्लस D होती है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा
इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट इन करने के बाद जो आंसर आएगा वो सेम टू सेम फॉर्मूला होगा जो इतनी मेहनत करने के बाद हमें यहाँ पे मिला था। तो ये जो है शॉर्टकट फॉर्मूला वो इसकी मेंटोस ट्रिक है, ठीक है। सो इसके बाद हम दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, दो प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली हो जाएंगे, ये 7 स्टेप्स मेथड से, लेकिन यहाँ पे हमने दो क्वेश्चंस लेके जो कि थोड़े मुश्किल है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल बर्ड्स इन द यूनिवर्स इज 1:1। वी ऑल नो दैट in one village it was found that male children is 52 and females are 48. Is this difference due to chance? ये है क्वेश्चन जो कि इंटरनल्स में आ चुका है, प्रीलिम्स में अभी तक नहीं आया, लेकिन प्रीवियस ईयर में इंटरनल्स का ये क्वेश्चन है। और ये जो वैल्यू है वो ब्लैक बोर्ड या तो क्वेश्चन पेपर में लिखी होती है। So here the study hypothesis is that there is a significant difference between the ratio in the village and the ratio in the universe, that is 1:1, which is written in the question. And in the null hypothesis it is saying that there is no such statistical difference between the both ratios. What are those both ratios? The ratio which we obtain in the village and the ratio which is 1:1. So अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो स्टडी हाइपोथेसिस में लिखा है कि डिफरेंस है, ये जो 1:1 है वो अलग बात है, और ये जो 52-48 जो चीज है वो अलग चीज है। लेकिन नल हाइपोथेसिस में क्या कहा जा रहा है, इसका बिल्कुल ओपोजिट कहा जा रहा है कि ये सारी फालतू की बातें है और ये जो चीज हुई है वो सिर्फ एक चांस फैक्टर की वजह से हुई है। और यहाँ पे हम लगाएंगे काई स्क्वायर। पता कैसे चला? पता इसलिए चला क्योंकि यहाँ पे 3.84 की वैल्यू दी गई है। हालांकि ये 100% श्योर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 90 to 95% चांसेस है कि यहाँ पे काई स्क्वायर ही लगेगा। और एज वेल एज यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यूज है और एक्सपेक्टेड वैल्यूज तो 50% चांसेस होते हैं मेल और फीमेल के बर्थ के टाइम। सो वी आर मूविंग अहेड विद द काई स्क्वायर। यहाँ पे काई स्क्वायर का वही फॉर्मूला है, दैट इज सिग्मा ओ माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, दैट इज इक्वल टू 52 माइनस 50 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 52 जो है वो क्या है, जो 52 जो है वो है मेल चिल्ड्रन और जो 48 है वो है फीमेल चिल्ड्रन, और एक्सपेक्टेड जो है वो तो 50 ही रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है कि काई स्क्वायर इज इक्वल टू 52 माइनस 50 का होल स्क्वायर जो कि मेल है, और यहाँ पे 48 माइनस 50 का होल स्क्वायर जो कि फीमेल है, और एक्सपेक्टेड वैल्यूज तो दोनों में 50 है, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट किया और आंसर आया हमारा 0.16, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कम है, दैट इज 0.16 इज ऑब्वियसली लेस देन द 3.84 वैल्यू। सो हियर द वैल्यू इज लेस में भी एल है और नल में भी एल है, सो नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। और नल हाइपोथेसिस ट्रू है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो बात हम कह रहे हैं कि ये जो रेशियो के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चांस फैक्टर की वजह से हुआ है। मतलब देयर इज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द बोथ रेशियोज ऑफ व्हाट ऑब्टेन्ड इन द विलेज एंड व्हाट रेशियो दैट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट, दैट इज 1:1. So it occurred due to chance only, and such difference that is present is actually what? Is actually due to chance only. Okay, so that should be remembered. Now going ahead with the second example, that is 72 died out of 1200 patients of the cholera on the regimen A, while 45 died of the 945 patients on regimen B. Which regimen is statistically better? ये जो है वो सेकेंड इंटरनल का क्वेश्चन है फॉर द बैच 105. नाउ आंसर क्या है? आंसर ये है इसका कि जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि आउट ऑफ 1200 पीपल, ठीक है, जो कि रेजिमेन ए पे थे। रेजिमेन ए पे कितने लोग थे? 1200 थे। उसमें से 72 लोग जो थे वो तो डाइड हो गए, और जो अलाइव है वो 1128 है। सिमिलरली जो रेजिमेंट बी पे थे वो टोटल 945 पीपल थे, जिसमें से 45 जो है डाइड हो गए और 900 अलाइव थे। अब इसका मैं अगर प्रॉपर टेबल बनाऊं, ये तो ऑब्जर्व टेबल है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, जो कि क्वेश्चंस की वैल्यूज से बना हुआ है, एंड मेकिंग अ प्रॉपर टेबल दैट इज रेजिमेंट ए, रेजिमेंट बी, डाइड है, अलाइव है, यहाँ पे टोटल है, ठीक है। अब डेथ रेट कितनी है, मोर्टेलिटी रेट कितनी है, यहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं, तो यहाँ पे रेजिमेंट ए में लगभग 6%, मतलब 6% डेथ रेट है, और यहाँ पे 4.8% डेथ रेट है फ्रॉम अबो टेबल। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर रेजिमेंट बी किसी को दी जाए तो वहां पे मरने के चांसेस कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेजिमेंट बी
इज बेटर देन द रेजिमेन ए। सो वही लिखा है कि इट सीम्स लाइक रेजिमेन बी इज सुपीरियर टू द रेजिमेन ए हैज इट्स डेथ रेट इज लोअर देन द ए। तो इस चीज को समझ के स्टडी हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि रेजिमेन बी इज सुपीरियर टू द रेजिमेन ए एंड देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ द टू रेजिमेंट्स। और नल हाइपोथेसिस क्या होगी, स्टडी हाइपोथेसिस की टोटली ऑपोजिट स्टेटमेंट होगी कि जो रेजिमेन बी है वो सुपीरियर नहीं है टू द रेजिमेन ए एंड देयर इज नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट्स ऑफ द टू रेजिमेंट्स। मीन्स द डिफरेंस इज मियरली अकरिंग बाय द चांस इटसेल्फ। चांस फैक्टर की वजह से ये जो 6% है और 4.8% आया है, ना कि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द रेजिमेन विच वॉज गिवन। अब काई स्क्वायर को हम परफॉर्म करेंगे उससे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो कि क्वेश्चन में दी गई है वही सेम टू सेम वैल्यूज हमने लिखी है और हैज प्रीवियसली टॉट इन द स्टेप्स रो टोटल, कॉलम टोटल एंड ग्रैंड टोटल। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो कि हमने कैलकुलेट किए हैज पर RT इंटू CT डिवाइडेड बाई GT। वंस अगेन गिविंग एग्जाम्पल लाइक E1 की वैल्यू है, कैसे निकालेंगे, O1 जो है उसका हमने रो टोटल लिया दैट इज RT इंटू CT जो कि 117 है और डिवाइडेड बाई हमने ग्रैंड टोटल किया। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इसका O1 का क्या है, जो 1300 है वो रो टोटल है, 117 जो है वो इसका कॉलम टोटल है और डिवाइड किया हमने ग्रैंड टोटल से। उससे हम E1, E2, E3, E4 की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टेबल का 2x2 कंटिजेंसी टेबल बना लेंगे जो कि ऑप्शनल है, अगर टाइम हो तो बना सकते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे OI माइनस EI जो कि हम O1 माइनस E1, O2 माइनस E2, O3 माइनस E2 एंड O4 माइनस E4 से कैलकुलेट कर लेंगे इन सारी वैल्यूज को। नाउ अप्लाइंग द काई स्क्वायर टेस्ट, यहाँ पे हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे जिसमें हम फिर से वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा O माइनस E का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E। और ये पूरी सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है 4.9 समथिंग। Degree of freedom obviously for the chi-square is 1 itself. Now on referring to the chi-square probability table with degree of freedom 1 and probability value that is p value of 0.05, the value of chi-square comes to be 3.84 जो कि हमें पता है। जबकि ये जो वैल्यू आ रही है 4.94 वो इससे ज्यादा है, किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से, दैट इज 3.84। सो न स्टडी हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टडी हाइपोथेसिस जिसको यहाँ पे ट्रू माना जा रहा है जो कि regimen B is superior to the regimen A and there is a significant difference between the effect of the two regimens। तो वही यहाँ पे भी लिखा गया है सेम टू सेम लाइन एंड होप कि इस वीडियो से काई स्क्वायर समझ में आ गया हो अच्छी तरीके से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू।